नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर। शुरुआत रोहतक से। रोहतक आईएमटी में नया फुटवियर क्लस्टर बनाया जाएगा, बशर्ते बहादुरगढ़ के फुटवियर उद्यमी सरकार से सहमति प्रकट करें। ऐसे में बहादुरगढ़ में उद्योगपतियों से मुलाकात करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खरखोदा के अंदर मारुति अपनी नई यूनिट लगाने जा रही है। वहीं बहादुरगढ़ के फुटवियर उद्योग को आगे लाने के लिए HHIIDC के पास रोहतक में करीबन 500 एकड़ जमीन है। उस जमीन पर नया और आधुनिक फुटवियर क्लस्टर बनाया जाएगा। फुटवियर पार्क एसोसिएशन के बुलावे पर आए दुष्यंत ने क्लस्टर के जूते बनाने के पूरे प्रोसेस को भी नजदीक से देखा। जो फुटवेयर पार्क एसोसिएशन है, इनकी कई लॉन्ग पेंडिंग समस्याएं भी थी, चाहे वो इनके सड़कों की और सीवरेज की हो। एक इनकी डिमांड भी थी। आज हमने ऑफ़र दिया है कि हम 500 से 600 एकड़ जो हमारा रोहतक का आईएमटी है उसके अंदर फुटवेयर क्लस्टर के लिए ईयरमार्क कर सकते हैं, अगर सबकी सहमति हो और सारी एसोसिएशन अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें देने का काम करे। क्योंकि जिस तरीके से नॉन लेदर फुटवेयर में इंडिया ने अपनी छाप बनाई है और ख़ास तौर पर उसका भी 70% हिस्सा हरियाणा ने लिया है, तो हमारे लिए तो एक बहुत लेबर इंटेंसिव कार्य है। और मिलकर हरियाणा प्रदेश के जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक्स हों, चाहे वो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों और साथ में ITIs हों, उनके साथ भी इनकी एसोसिएशन का टाइप कराकर प्राथमिक तौर पे जो 3 ज़िले हमारे साथ लगते हैं उनके ITIs के अंदर इक्विपमेंट इनकी मदद से लेटेस्ट हम पहुँचाएँ, जिससे फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग की जो डिमांड है उसके अंदर लेबर प्रॉपरली मिल पाए। आज के दिन इनको भी समस्या आई थी कोविड के लॉकडाउन में, जब लेबर इनको नहीं मिली और बहुत बड़ी मारामारी पड़ी थी, तो इनके भी एक्सपोर्ट्स इफ़ेक्ट हुए थे। लोकल लेबर होगी तो साथ में मदद भी इनको मिलेगी और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी हमें भी प्रगति। तो वहीं लोहारू में कृषि मंत्री JP दलाल ने ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देश देकर मौके पर समस्याओं का समाधान किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान कृषि मंत्री श्री दलाल का ग्रामीणों ने फूलमालाओं से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसी दौरान JP दलाल ने कहा कि किसानों और गरीबों की काया पलट की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि लोहारू क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल का आगामी कई सालों के लिए पक्का प्रबंध किया जाएगा। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंगनवाड़ी वर्कर्स धरने पर हैं। करनाल में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने महापड़ाव डाला हुआ है। वहीं रेवाड़ी में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट आप देखिए। करनाल में जारी आंगनवाड़ी वर्करों के आंदोलन को आज 76 दिन हो चुके हैं। वहीं महापड़ाव जो है यहाँ पर चल रहा है, उसको भी आज 6ठा दिन आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ पर पहुंचे हैं। मंच यहाँ पर लगा हुआ है, लगातार जो है समर्थन मिल रहा है। आज आशा वर्कर यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने इस लड़ाई में अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा बात की जाए राजनीतिक दलों की, तो तमाम दलों के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मांगे हैं समर्थन किया जा रहा है। बात करेंगे और भी राज्य हैं जहां विभिन्न दलों की सरकारें हैं, वहां पर भी इस तरह की स्थिति है। उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ कृष्ण शर्मा जी हैं, वो सर्व कर्मचारी संघ के नेता हैं। वो किस तरह देखते हैं जिस तरह से नेता जो है यहाँ समर्थन देने के लिए पहुंचते हैं। जी कृष्ण जी, तो लगातार जो है पहले आम आदमी के नेता आए हैं यहाँ पे, कांग्रेस के लीडर हैं, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, इस तरह देखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आम कर्मचारी है, चाहे वो स्कीम वर्कर है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि कौन स्पीडली नीतियों को लागू कर रहा है, कौन कम स्पीड से लागू कर रहा है। हमने कर्मचारियों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, पहले हरियाणा की बात करें तो हम जब चौटाला की सरकार थी तब भी आंदोलन हुए। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस सरकार आई तो भी आंदोलन किए। आज बीजेपी की सरकार है तो भी आंदोलन हुए।
लेकिन ये अंतर एक थोड़ा ये ज्यादा है कि बीजेपी की सरकार में आंदोलन कुछ और ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि निजीकरण की जो नीतियां थी उन्हीं नीतियों को लेकर आज ये बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी के साथ उनको लागू कर रही है। हमारे साथ शकुंतला जी भी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की हैं, नेता हैं। उनसे जानेंगे कि जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र बंद है, अब उनका राशन को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि उसको कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे बांटा जाएगा, उसको किस तरह से। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, लाभार्थी जो है उनसे हमारा कोई विरोध या कोई लड़ाई नहीं है। इस बात का हमें भी दर्द है कि हम हड़ताल पे हैं, हमारे लाभार्थियों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे सरकार है, ना कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर। और रही बात ताले तोड़ने की या राशन बांटने की, तो देखिए, जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर राशन मौजूद है उस पर अब सवाल उठे हैं कि उसकी गुणवत्ता पोषण नहीं दे सकती बच्चों को। अब देख सकते हैं मंच यहाँ पर लगा हुआ है। आज 76वां दिन है इस आंदोलन को। लगातार नारेबाजी की जा रही है कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाए और जो उनकी मांगे हैं जल्द पूरी की जाए। लेकिन इसी बीच जो एक बड़ी बात है कि इन आंगनवाड़ी केंद्रों को बनाने का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं अब अधूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात की जाए करनाल जिले की तो बीते 6 माह में जो आंकड़े महिला एवं बाल विकास विभाग से मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 3,500 से ज्यादा बच्चे ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। इसके अलावा 715 बच्चे ऐसे हैं जो अति कुपोषण के शिकार हैं, जिनमें से 3 बच्चों की मौत भी हुई है। ये एक बड़ा सवाल है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की दशा और दिशा क्या है। करनाल से मैं तो वहीं चरखी दादरी में इनेलो पार्टी की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और सुनैना चौटाला ने शिरकत की। राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक में अभय चौटाला का पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर सभी जिलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में अभय सिंह चौटाला ने बताया कि इनेलो पार्टी की कार्यकारिणी बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत करना है। अभय सिंह चौटाला ने यह भी बताया है कि सरकार की तरफ से बुढ़ापा पेंशन में कटौती की गई, जो कि बहुत ही निंदनीय है। बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल की तरफ से शुरू की गई योजना है, जिसको इनेलो पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अभय सिंह चौटाला ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। अब बात सोनीपत की। सोनीपत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब में सुपारी किलिंग मामले में 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि खालिस्तानी और टाइगर फोर्स से आतंकवादी गुट के 3 युवक हैं। देश और पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विदेशों से तीनों युवकों को फंडिंग और हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। वहीं पुलिस ने युवकों से एक AK-47 और 3 विदेशी पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार बदमाश सागर उर्फ बिन्नी, सुनील उर्फ पहलवान और जतिन उर्फ राजेश नाम के युवकों को गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपियों की पाकिस्तान, कनाडा और विदेशों से फंडिंग है। तो वहीं पलवल शहर में जाम की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य, दूसरी तरफ शादियों के सीजन के चलते शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग सहित पूरा शहर जाम हो गया। जाम में एक बारात भी फंस गई। कई घंटे तक लगे इस जाम में लोगों के पसीने तक छूट गए। हालांकि जाम खुलवाने के लिए देर रात करीब 3 बजे तक जिले की पूरी पुलिस फोर्स सड़कों पर डटी रही। इस दौरान जाम में फंसे लोगों ने जिला प्रशासन को भी जमकर कोसा। तो पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिरसा में सुरक्षा प्रबंधों को पूरी तरह से चाक-चौबंद कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने पंजाब के साथ लगते रोड़ी, मुसाहिबवाला और सुरतिया नाकों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से कड़ी चौकसी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि सिरसा के साथ पंजाब के मानसा, भटिंडा और मुक्तसर साहिब सहित 3 जिलों की सीमाएं लगती हैं। करीब 165 किलोमीटर की सीमा सिरसा के साथ लगती है। पंजाब सीमा के साथ कुल 28 नाके लगाए गए हैं। कई संदिग्ध मार्गों पर भी पुलिस की गश्त बढ़ाई गई। 10 पेट्रोलिंग पार्टियां भी बनाई गई हैं। नाकों से गुजरने वाले हर व्यक्ति और वाहन की बारीकी से चेकिंग की जा रही है।
और चलिए बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां पर फरीदाबाद मेट्रो अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट का सफलतापूर्वक ऑपरेशन संपन्न हुआ, जिसमें पत्नी ने लीवर दान कर अपने पति की जान बचाई। इस मौके पर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए डॉक्टर अंकुर गर्ग, डॉक्टर वी के दत्ता समेत अस्पताल की मीडिया प्रवक्ता सना भी उपस्थित थी। इस मौके पर जहां लीवर ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीज ने अपना अनुभव साझा किया, वहीं अस्पताल प्रबंधन का उन्हें जीवन दान देने के लिए आभार भी व्यक्त हुआ। इस मौके पर मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल और डॉक्टर नीरज जैन ने कहा कि उनका यह सपना था कि अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध हो, उन्हें विदेश न जाना पड़े, और आज उन्हें बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि उनका यह सपना पूरा हुआ। तो वहीं रतिया में 6 करोड़ 21 लाख की लागत से बनने वाले लघु सचिवालय का काम 5 साल से भी ज्यादा समय बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। लेट लतीफी के लिए ठेकेदार पर 63,60,000 रुपए का जुर्माना तक लगाया जा चुका है। बावजूद इसके सचिवालय का काम अधर में है। अभी भी सचिवालय में बिजली कनेक्शन, फर्नीचर और लिफ्ट सहित फर्निशिंग के कार्य अधूरे होने के चलते इसके शुरू होने में 5-6 महीने का समय और लग सकता है। सचिवालय का निर्माण कार्य 7 दिसंबर 2016 को शुरू हुआ। यह निर्माण 16 मई 2018 तक पूरा होना था। ठेकेदार ने कोरोना और मटेरियल में आ रही समस्याओं का हवाला देकर विभाग से सचिवालय का निर्माण पूरा करने में समय 31 मार्च 2021 करवा लिया था, लेकिन निर्धारित समय में भी ये पूरा नहीं हुआ। इस बार वहीं बार एसोसिएशन के ठेकेदार और अधिकारियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की जा रही है। तो वहीं सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश की राशन की सरकारी दुकानों पर एक बार फिर लाभार्थियों ने 2 लीटर सरसों के तेल 50 रुपए के हिसाब से बांट रहा है। तेल का वितरण सिर्फ उन राशन डिपो पर ही किया जा रहा है जिनके पास पिछले साल का बकाया तेल पड़ा है। विभागीय आदेशों के मुताबिक ये तेल डिपो संचालकों को फरवरी महीने में ही वितरित करना था। इस बार लाभार्थियों को 40 रुपए की बजाय 50 रुपए में 2 लीटर तेल मिलेगा। रादौर के सहायक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक ने बताया कि रादौर में कुल 610 लीटर सरसों का तेल अलग अलग राशन डिपो पर पिछले साल का बकाया था, जिसका विभागीय आदेशों के बाद वितरण शुरू किया गया। तो वहीं हरियाणा के सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने की कड़ी में सरकार की तरफ से स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। अंबाला के 35 स्कूलों में डिजिटल बोर्डों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अध्यापक और बच्चे काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि जल्द ही अंबाला में सभी स्कूलों के अंदर डिजिटल बोर्ड लगवाए जाएंगे, जो कि टच स्क्रीन के साथ ही साथ इंटरनेट से जुड़े होंगे। पहले चरण में अंबाला के 35 सरकारी स्कूलों और 80 से ज्यादा डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगाए जा रहे हैं। अंबाला के बलदेव नगर स्कूल के अंदर 4 डिजिटल ब्लैक बोर्ड्स पर ही बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। स्कूल की अध्यापिका ने बताया कि डिजिटल ब्लैक बोर्ड आने से पढ़ाना काफी आसान हो गया है, प्रभावशाली हो गया है। इसके अलावा इंटरनेट की मदद से बच्चों को कांसेप्ट और डाउट क्लियर करवाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग का यह कदम फायदेमंद साबित होगा। तो वहीं नूंह जिले के अंदर माड़ीखेड़ा गांव में तकरीबन 143 बीपीएल परिवारों को प्लाटों पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा किया। इससे लेकर पिछले सप्ताह ग्रामीणों ने दिल्ली हल्द्वार हाईवे पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रोड को बंद किया था। जिला प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए अवैध कब्जाधारियों को हटा दिया, लेकिन गरीब बीपीएल परिवारों को प्लाटों पर कब्जा कभी तक नहीं मिला है। बीपीएल गरीब परिवार के सदस्य उमर ने आज मीडिया को बताया कि माड़ीखेड़ा गांव के बीपीएल परिवारों को गत 2011 में कांग्रेस सरकार की तरफ से 100-100 गज के प्लाट दिए गए थे। कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और अवैध कब्जा कर लिया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सीएम विंडूत, जिला उपायुक्त और नगीना थाने में दी थी, जिस पर नगीना पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बीपीएल प्लॉट पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। तो वही झज्जर की दुलीना जेल के अंदर गैंगवार के चलते 2 गुटों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। अज्ञात कारणों के चलते चम्मचनुमा हथियार से हमला किया गया, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। दरअसल दुलीना जेल के अंदर शौकी, रिटौली गैंग और करोड़ा गैंग के सदस्य अलग अलग मामलों में बंद हैं, जिसके बाद झगड़ा हुआ। पुलिस का कहना है कि जेल में इन लोगों ने चम्मच को ही नुकीले हथियार के तौर पर बना रखा था, जिसका इस्तेमाल झगड़े के दौरान किया गया।
तो वहीं सोहना कस्बे की पुराने अलवर मार्ग पर स्थित मार्केट में चोरों ने मोबाइल की दुकान के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान से चोर करीब 90,000 रुपए का सामान और नकदी लेकर फरार हुए। सोहना में जनवरी और फरवरी में चोरी की 5वीं वारदात होने से लोगों और दुकानदारों में रोष है। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस और व्यापार मंडल प्रधान मौके पर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को काबू में कर लिया जाएगा। तो मोबाइल दुकान का शटर उखाड़कर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुराने अलवर मार्ग स्थित दुकान से लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया था। सोहना का ये मामला है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं पंचकुला में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची का कल देर रात और शाम के वक्त पेट में दर्द होने से बच्ची ने अपने पिता को बताया, जिसके बाद पेट के दर्द की दवा दिलाने के लिए उसके पिता पंचकुला के सेक्टर 6 के अस्पताल में लेकर गए। अस्पताल में बच्ची का अल्ट्रासाउंड कराया तो पता लगा कि बच्ची के पेट में 1 महीने का बच्चा है और इसी को लेकर उसके दर्द हो रहा था। यंगेस्ट वुमन के मामले में हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की ओर से काम किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं से लेकर लड़कियों को उनके अधिकार के बारे में बताया जा रहा है ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार का अपराध ना हो। वहीं अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो उस मामले के अंदर कार्रवाई की जा सके। वहीं अब हरियाणा के जिला पंचकुला के अंदर एक नाबालिग बच्ची से जुड़ा बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप किया गया। उस बच्ची के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए जो उसकी मर्जी के खिलाफ थे, क्योंकि वो बच्ची मंद बुद्धि है, वो अपना अच्छा बुरा बिल्कुल भी नहीं जानती है। वहीं एक माइनर होने के चलते भी उस बच्ची के साथ ऐसा किया जाना क्राइम की श्रेणी में आता है। उस बच्ची के पेट में दर्द हो रहा था, जिसके चलते उसके परिवार के लोग उसे सेक्टर 6 जनरल अस्पताल में लेकर आए, जहां उसका अल्ट्रासाउंड करवाया गया। अल्ट्रासाउंड के अंदर खुलासा हुआ कि उस बच्ची के गर्भ में 1 महीने का बच्चा है। ये बात पता चलते ही उस बच्ची के परिवार के हाथ पैर फूल गए और उसके बाद मामले की जानकारी अस्पताल प्रबंधन की ओर से पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर एसीपी, एसएचओ महिला क्राइम थाना और उसके साथ साथ हेल्थ विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उस बच्ची के पेट में 1 महीने का गर्भ है। अब इस मामले के अंदर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं बच्ची के परिवार से पूछताछ की तो उसके अंदर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, जिसके चलते जिस एरिया के अंदर बच्ची रहती थी वहां से गायब युवकों की तलाश की जा रही है। पता किया जा रहा है कि इस क्राइम के अंदर कौन इन्वॉल्व हो सकता है। वहीं अब इस मामले में बच्ची का जो गर्भ है उसको निकालने के लिए, वहीं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए परिवार कोर्ट की शरण में जा सकता है। इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस भी कोर्ट की मदद ले सकती है। वहीं दूसरी ओर अपराधी को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह पर सर्वे किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और खुद उस बच्ची से पूछताछ की जा रही है। लेकिन बच्ची मंदबुद्धि होने के चलते कुछ भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा है। वो बच्ची पूरी तरीके से नहीं बता पा रही है कि आखिर कौन उसके साथ इस अपराध के अंदर शामिल था, किसने उसके साथ ये अपराध किया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कब पंचकुला पुलिस इस मामले को सुलझा पाती है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। नाबालिग से रेप और हत्या के 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। 14 जनवरी 2018 को 2 लोगों ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द कर दिया था। तत्कालीन एसपी राहुल शर्मा ने मामले की गहनता से जांच करते हुए दोनों को घटना के दिन ही गिरफ्तार किया था। अब 14 जनवरी 2020 को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। फैसले पर पीड़ित परिवार ने न्यायालय का आभार जताया। पीड़ित परिवार ने कहा कि बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। तो वहीं हांसी में 4 कुतुब गेट के पास शनिवार सुबह एक हादसा हुआ। एक टेम्पो दुकान के बाहर बैठे लोगों को कुचलता हुआ दुकान में जा घुसा। हादसे में 2 बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 75 वर्षीय सुल्तान की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल भगवान दास गंभीर बताया जा रहा है। हादसे के वक्त दोनों बुजुर्ग हलवाई की दुकान के बाहर बैठे थे। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि टेम्पो चालक अभी भी फरार है।
तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।